नमस्कार दोस्तों, स्वागत है उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत खुश और सुकून में होंगे। और उस सुकून को बढ़ाने के लिए राजस्थान में एक नई वैकेंसी जूनियर अकाउंटेंट की घोषित हो चुकी है। दोस्तों, अगर जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा के सिलेबस की बात करें तो इसका पेपर सेकंड है वो पूर्ण रूप से स्पेसिफिक है। और उस सेकंड पेपर के अंदर आप लोग देखते हैं 6 सब डिविजन्स किए गए हैं, 6 पार्ट्स किए गए हैं और हर पार्ट से 25 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन उन 6 पार्ट्स में से जिस पार्ट पर मैं आज आपसे चर्चा करने के लिए आया हूं, हम एक जनरल सी बातचीत आप लोगों से कर रहे हैं जो कि अवेयरनेस के लिए है और वो आपकी जानकारी में वृद्धि करेगी। जिस पार्ट पर मैं आपसे चर्चा करने के लिए आया हूं दोस्तों, वो है राजस्थान सर्विस रूल्स वॉल्यूम फर्स्ट की चर्चा हम कर रहे हैं दोस्तों, जिसे आरएसआर भी संक्षेप में कहा जाता है, राजस्थान सेवा नियम भी कहा जाता है। उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस में इसके कुछ चैप्टर्स रखे गए हैं। राजस्थान सर्विस रूल आरएसआर के बारे में हम बात करेंगे। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हो सकते हैं जो विभिन्न पदों पर नौकरी कर रहे हैं। वो क्लर्क का पद हो सकता है, वो लाइब्रेरियन हो सकता है, वो थर्ड ग्रेड टीचर हो सकता है और आप चाहते हैं कि अकाउंट सर्विस में जाएं। और हो सकता है कि अभी आप किसी भी नौकरी में सरकारी सेवा में नहीं हैं और प्राइवेट फील्ड में काम कर रहे हैं और सरकारी सेवा में जाने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो भी इन नियमों की जानकारी होनी चाहिए। और यदि आप जूनियर अकाउंटेंट बनने का सपना लेकर के बैठे हैं और सीटी एग्जाम में आप अच्छी स्थिति में हैं, अच्छा स्टैंड करते हैं और आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए, तो फिर तो ये 25 प्रश्नों का सवाल है। सारी बातों का निचोड़ यही है दोस्तों कि राजस्थान सर्विस रूल की जानकारी हर उस कर्मचारी को होनी चाहिए जो राजस्थान सरकार के अधीन काम करने का इच्छुक है या कार्य कर रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं एक सामान्य जानकारी है। इसको आप जूनियर अकाउंटेंट सिलेबस की तरफ न देख करके भी अगर सामान्य व्यक्ति की तरह या सामान्य कर्मचारी की दृष्टि से भी देखें या किसी भी विभाग में आप जाना चाह रहे हैं तो भी ये आपके लिए उपयोगी हो सकती है। तो आइए दोस्तों, जहां तक जूनियर अकाउंटेंट सिलेबस की बात है, वहां राजस्थान सर्विस रूल के वॉल्यूम फर्स्ट को ही शामिल किया गया है। राजस्थान सर्विस रूल 2 भागों में विभाजित है दोस्तों, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। वॉल्यूम फर्स्ट जो है दोस्तों, उसमें विभिन्न प्रकार के रूल्स दिए गए हैं। राजस्थान सर्विस रूल्स हैं, ध्यान रखिएगा। ये कोई एक्ट नहीं है, ये रूल्स हैं, नियम हैं दोस्तों। रूल जो होते हैं वो एक्ट से अलग होते हैं दोस्तों। एक्ट जो होता है उन सिद्धांतों पर आधारित होता है, या एक्ट जो होता है वो प्रिंसिपल्स पर आधारित होता है और कौन कौन से सिद्धांत फॉलो किए जाएंगे ये बताता है। लेकिन नियम सिद्धांत नहीं होता, नियम प्रोसीजर होता है, नियम प्रक्रिया होता है। तो ये प्रक्रियाएं हैं दोस्तों कि किस प्रकार से आपको काम करना है, हर चीज का प्रोसेस इसमें बताया गया है। तो राजस्थान सर्विस रूल्स 2 भागों में विभाजित है, 2 वॉल्यूम में डिवाइड है। फर्स्ट के अंदर सारे रूल्स दिए गए हैं और सेकंड में इन रूल्स से संबंधित जितने भी एनेक्सर्स हैं, अनुलंघनक जिसको हम कहते हैं, बोलना भी बड़ा मुश्किल होता है, एनेक्सर हम लोग यूज करते हैं, उनका समूह है कि आप किस प्रारूप में आवेदन करेंगे। तो अलग अलग प्रारूप उसमें दे रखे हैं। इसीलिए आपके सिलेबस में राजस्थान सर्विस रूल वॉल्यूम 2 नहीं है, वॉल्यूम फर्स्ट आपके सिलेबस में है। और वॉल्यूम फर्स्ट भी पूरा नहीं है, देखिएगा। चैप्टर 2 अगर मैं बात करूं आपसे तो बहुत सरल सी मैं चर्चा कर सकता हूं। आप देखिए सिलेबस में चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, फिर उसके बाद में सीधा अध्याय 10 है, फिर 11 है, फिर आप देखिएगा 13 है, फिर 14 है, फिर 15 है, फिर 16 है, और फिर एक अलग से एक जो रूल्स हैं, सिविल सर्विस ज्वाइनिंग टाइम्स रूल्स, जो 1981 में बनाए गए कि आप कार्यग्रहण किस प्रकार से करेंगे, कार्यग्रहण के लिए आपको कितना समय दिया जाएगा, डिस्टेंस पर आपको क्या मिलेगा, इस प्रकार की जितनी भी कार्यग्रहण से संबंधित बातें हैं वो इसमें अलग से एक रूल्स बना दिया गया। तो दोस्तों ये आपका पाठ्यक्रम है। अगर आप जूनियर अकाउंटेंट की बहुत अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं, यदि आप सर्विस में हैं और आप अपने अधिकारों के बारे में, अपने हुकूक के बारे में, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, अगर प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको आरएसआर जरूर पढ़नी चाहिए और बहुत अच्छा अध्याय इसमें आपको मिलेंगे। तो बहुत आसानी से इसको आप पढ़ भी सकते हैं, भाषा भी बहुत सरल है। चलिए दोस्तों, अगर हम जूनियर अकाउंटेंट को ही टारगेट कर लेते हैं तो क्या हो सकता है, तो आइए देखते हैं राजस्थान सर्विस रूल क्या है। पहले तो जानने की कोशिश करते हैं कि ये सर्विस रूल होते क्या है दोस्तों।
आइए संक्षेप में मैं आपका परिचय करवा देता हूं इन रूल से। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद, यहां भारतीय संविधान की बात हो रही है, संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत तत्कालीन राजस्थान के राजप्रमुख जो थे उस वक्त, राजस्थान के राजप्रमुख द्वारा इन नियमों का निर्माण करवाया गया। दोस्तों राजस्थान के राजप्रमुख के द्वारा ये नियम निर्मित किए गए थे। भारत का संविधान जो है उसका आर्टिकल 309 ये शक्ति देता है राजप्रमुख जी को और वर्तमान में राज्यपाल जी को कि वो सेवा से संबंधित विभिन्न नियमों का निर्माण कर सकते हैं। तो ये उस वक्त की बात है दोस्तों। किस प्रकार से ये अस्तित्व में आए ये भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। 23 मार्च 1951 को राज्य के वित्त विभाग द्वारा, इनको जारी करने वाला विभाग ये है दोस्तों, राज्य के वित्त विभाग द्वारा तो दोस्तों इनको वित्त विभाग के द्वारा जारी किया गया, लेकिन निर्माण करवाया राज्यपाल महोदय ने। तो ये दोस्तों 23 मार्च 1951 को राज्य के वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए। इनका निर्माण राजस्थान के राजप्रमुख द्वारा किया गया है और इनको राजस्थान के वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया दोस्तों। और वो तारीख थी 23 मार्च 1951 और लागू होने की तारीख है दोस्तों 1 अप्रैल 1951 से प्रभावी हो गए। तो दोस्तों ये कोई एक्ट नहीं है, ये रूल्स हैं, राजस्थान के तत्कालीन राजप्रमुख जी के द्वारा बनाए गए हैं। इनको जारी वित्त विभाग ने किया है और 1 अप्रैल 1951 से ये लागू हो जाते हैं दोस्तों। अब सिलेबस में जो अध्याय दिए गए हैं उनमें क्या क्या है उसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। याद रखें, प्रथम अध्याय नहीं देकर के सीधा दूसरा अध्याय आपके सिलेबस में रखा गया है। तो फिलहाल हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, ये है राजस्थान सर्विस रूल्स और ये 2 भागों में विभाजित है दोस्तों, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। रूल्स जितने भी हैं वो वॉल्यूम 1 में है। वॉल्यूम 2 में जितने भी प्रारूप है और फॉर्मेट है या एनेक्सर्स हैं उनको दे रखा है। लगभग 37 एनेक्सर उसके अंदर दिए गए हैं दोस्तों। तो वो हमारा पार्ट नहीं है, वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो दोस्तों बात कर सकते हैं राजस्थान सर्विस रूल वॉल्यूम 1 की और बात करेंगे चैप्टर 2 की। इसका मतलब अध्याय 1 आपके सिलेबस में नहीं है दोस्तों। चलिए क्या क्या है जरा देखते हैं सिलेबस में। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले अध्याय 2 जो है दोस्तों, उसका नाम ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। इसका मतलब दोस्तों इसमें डेफिनेशंस दे रखी है। जितनी भी चीजें सर्विस रूल में हैं उनका अर्थ क्या है वो इस चैप्टर में आपको मिल जाएगा दोस्तों। जो पहला अध्याय है वो रूल नंबर 1 से लेकर के 6 तक चलता है, हालांकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन जो दूसरा अध्याय है उसमें केवल एक रूल है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब भी प्रश्न पूछ ले तो हमें ध्यान रखना है रूल नंबर 7 जो है दोस्तों वो अध्याय 2 की विषय वस्तु है, लेकिन इसमें डेफिनेशन दी गई है 40। इसका मतलब रूल नंबर 7(1) से लेकर के 740 तक सारी डेफिनेशन दी गई है, जितनी भी हो सकती है। क्योंकि हम तो यहां परिचय कर रहे हैं तो सारी डेफिनेशंस तो नहीं बता सकते। लेकिन संविधान का मतलब क्या है, भारतीय संविधान, सरकार का मतलब क्या है, राजस्थान सरकार, पदाधिकार किसको कहते हैं, वैदेशिक सेवा क्या है, सारे जितने भी शब्द इस रूल्स में यूज किए गए हैं उन सब की डेफिनेशन आपको मिलेगी दोस्तों अध्याय 2 में। और रूल नंबर 7(1) से लेकर के 740 तक ये डेफिनेशंस है। अगर आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आपको हर परिभाषा कौन से नियम में है वो याद रखनी पड़ेगी। 7(1) में, 7(2) में, 7(3) में, 740 तक सारी डेफिनेशंस याद
करनी पड़ेगी। और इतना बड़ा पद अगर आपको प्राप्त करना है तो ये तो बहुत छोटा काम है। और आप भविष्य में जब अधिकारी बन जाएंगे, जूनियर अकाउंटेंट बन जाएंगे, क्योंकि 5 साल बाद में प्रमोट होकर अकाउंटेंट बन जाते हैं लगभग 5 से 7 साल में, तो सोचिए ये नियम कितने काम आने वाले हैं। तो अध्याय सेकंड तो केवल और केवल डेफिनेशन को समर्पित है दोस्तों, और 40 डेफिनेशन तो आज ही तय कीजिए और जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये डेफिनेशंस आप कितने समय में याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम समय मिलने वाला है। तो कितने समय में आप डेफिनेशंस याद कर सकते हैं ये आप बताएंगे। 40 परिभाषाएं आपको दिखेगी। आइए चलते हैं अध्याय नंबर 3 में दोस्तों। ये बहुत गजब का अध्याय है दोस्तों, ये जीवन में सबसे ज्यादा काम आने वाला अध्याय है, क्योंकि इसमें सेवा की सामान्य शर्तें हैं दोस्तों। सेवा की सामान्य शर्तें दोस्तों, आप में से अभी जो सेवा में नहीं है वो एक सामान्य व्यक्ति है और दूसरी ओर राजस्थान सरकार है। राजस्थान सरकार से आपका अभी संबंध यूं देखे तो केवल कुछ सर्विसेज को लेकर के हैं। राजस्थान सरकार जो आपको सेवाएं देती है, एक नागरिक के लिए जो सरकार योजनाएं लाती है, वहीं तक आपका संबंध है। इसके अलावा राजस्थान सरकार से आपका कोई संबंध नहीं है। बार बार आपको सरकार से संबंधित होने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। आप अपना जीवन जीते हैं, सरकार से आपका वास्ता नहीं पड़ता। हाँ, आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं तो सरकार से वास्ता पड़ता है, कोई नियम तोड़ते हैं तो सरकार से वास्ता पड़ता है, वरना कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सरकार से कभी कोई काम ही नहीं पड़ा। लेकिन जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आप सरकार के अधीन आ जाते हैं। अब आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। अब आप कब आएंगे, ऑफिस आएंगे, जाएंगे, आप कब तक उसके नियंत्रण में हैं। सरकार जो काम कहेगी वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप ढंग से नहीं करेंगे तो जितनी राजस्थान सरकार की शर्तें हैं वो सारी आप पर लागू हो जाएगी, और वो सारी शर्तें ही अध्याय 3 में हैं दोस्तों। फिर आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं रहते हैं दोस्तों, आप सरकार के व्यक्ति हो जाते हैं, आप सरकारी व्यक्ति हो जाते हैं। आपकी एक एक चीज जो है वो सरकार की शर्तों के अधीन है। इन सारी शर्तों का उल्लेख चैप्टर 3 में है। सारी शर्तें दोस्तों। विदेश जाना है, नहीं जा सकते आप। अगर साधारण व्यक्ति हो चले जाना, पैसा होना चाहिए, लेकिन आप सरकारी कर्मचारी हो, अनुमति लेनी पड़ेगी। आप सामान्य व्यक्ति हो, किसी भी परीक्षा का फॉर्म भर दिया, भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सरकारी कर्मचारी हो, अनुमति लेनी पड़ेगी। इवन आपकी जैसे आप अध्यापक हैं और आपकी छुट्टियां हो गई है गर्मियों की और आप जा रहे हैं, तो भी आपको सूचित करना पड़ेगा कि मैं कहां जा रहा हूं और इस विश्राम काल में मेरा एड्रेस क्या होगा। सारी शर्तें अब आप पर लागू होगी दोस्तों। कहा जा सकता है कि यह पिंजरे में कैद पंछी की तरह, पक्षी की तरह है, लेकिन इस पिंजरे में हर कोई कैद होना चाहता है। ये शर्तें आपके जीवन में अनुशासन भी लाती है। तो दोस्तों, ये चैप्टर 3 है आरएसआर का, और इसमें सेवा की सामान्य शर्तों का उल्लेख किया गया है। क्या क्या शर्तें आप पर लागू होगी नौकरी ज्वाइन करने से नौकरी में रहने तक, और बीच में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए और निलंबन और ऐसी चीजें हो जाए तो उससे संबंधित भी बहुत सारे प्रावधान इस अध्याय में दिए गए। तो दोस्तों, अध्याय 3 सेवा की सामान्य शर्तें, और ये 8 से लेकर के नियम 23 तक चलती है, और ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हर प्रकार की कंडीशन को डिफाइन किया गया दोस्तों। जैसे कौन कौन सी है? परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी। आजकल आप देखिए नियुक्ति जो दी जाती है वो प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में दी जाती है। 2 वर्ष का आपका प्रोबेशन होगा, उसके बाद में आपका स्थायीकरण होगा, और उसके बाद में आपकी सेवा को स्थायीकरण यानी कि आपकी सेवा का नियमितीकरण किया जाएगा। और फिर पहले आपको प्रोबेशन में कितना पैसा मिलेगा, उस पैसे को आप वेतन नहीं कहेंगे, वो एक नियत मानदेय है। फिर आपको क्या मिलेगा, ये सारी चीजें जो हैं इन अध्याय में बताई गई है। इस अध्याय के विभिन्न रूल्स में बताई गई है। तो प्रोबेशनर ट्रेनी किसे कहते हैं? जब आप नवीन नियुक्ति होती हैं, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे इवन जूनियर अकाउंटेंट में, तो आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। सेवा की आधारभूत शर्तें क्या हैं? एक बहुत गजब का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलता है, पदाधिकार। पदाधिकार का मतलब है एक सीट पर जो पद आपने प्राप्त किया है उस पर आपका अधिकार कब तक रहेगा। उदाहरण के लिए कई बार ऐसा है, बहुत सारे जूनियर अकाउंटेंट के हमारे जो साथी हैं वो अभी तो नौकरी लगना चाहते हैं, इसलिए जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करेंगे।
लेकिन कईयों का सपना है कि हमें आरएस बनना है, हमें आईएएस बनना है, लेकिन अभी नौकरी लगना है, तो आप जूनियर अकाउंटेंट में सेलेक्ट होने की कोशिश करेंगे पहली प्रायोरिटी, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव परीक्षा और सीधी नौकरी है। लेकिन उसके बाद में आप अपने सपने को पूरा करने के लिए आरएस या आईएएस की तैयारी करेंगे और उनमें सेलेक्ट हो जाएंगे, और आप चाहते हैं कि मैं एक बार देख के आऊं कि वो नौकरी आरामदायक है या ये, तो आप लिखित में जब यहां से नौकरी छोड़ेंगे तो आप लिखवा लेंगे कि इस सीट पर मेरा पदाधिकार 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, आपका अधिकारी लिख करके देगा। और आप आरएस या किसी दूसरी सेवा में जाते हैं और आप कंफर्ट फील नहीं करते, तो अगर आपका पदाधिकार है उस सीट पर जूनियर अकाउंटेंट पे, तो आप रिवर्स आ सकते हैं। आप नौकरी दूसरी ज्वाइन कर चुके हैं लेकिन फिर भी उस पद पर आपका अधिकार है, ये आप जब रिलीव होंगे तब लिखा जाएगा कितने समय तक है। और यदि आपने अपने पदाधिकार का त्याग कर दिया तो फिर आप रिवर्ट नहीं हो सकते। तो ये पदाधिकार का कॉन्सेप्ट भी इस तीसरे अध्याय में दिया गया है। राज्य कर्मचारियों का स्थानांतरण क्या है, जीवन बीमा और भविष्य निधि की सदस्यता के प्रावधान, वेतन भत्ते प्राप्त करने की शर्त क्या है, स्थिति जब कर्मचारी सरकारी नियोजन में नहीं रहता, ये सारी शर्तें जो हैं दोस्तों इस अध्याय 3 में बताई गई हैं। फिर चलते हैं दोस्तों अध्याय 10 की ओर। ये भी बहुत गजब का अध्याय है दोस्तों। अध्याय 3 जो है वो सर्विस की सामान्य कंडीशन सेवाएं बताता है, लेकिन अध्याय 10 बड़ा गजब का है दोस्तों। ये भी शर्तें बताता है लेकिन गजब की शर्तें बताता है। ये देखिए दोस्तों, अवकाश की सामान्य शर्तें। दोस्तों अवकाश आपका अधिकार नहीं है, अवकाश आपको तब मिलेगा जब आप इसकी विभिन्न कंडीशंस को पूरी करते हैं। और ये आप अवकाश के लिए एप्लीकेशन देते ही आप सोचो छुट्टी मिल जाएगी सरकारी नौकरी में, नहीं होगा ऐसा। आप में से बहुत सारे सोच रहे हैं कि एक बार नौकरी में जाएं, एक एप्लीकेशन दिया और चले जाएं, नहीं जा सकते। आप तब तक कार्यालय से एक कदम भी बाहर निकाल नहीं सकते जब तक आपका जो अधिकारी है वो इसके लिए स्वीकृति प्रदान नहीं करते। तो दोस्तों ये चैप्टर भी बहुत गजब का चैप्टर है। बहुत सारे सपने आपने देखे होंगे कि नौकरी लगने के बाद घूमने के लिए जाएंगे, तो जब भी आप ऐसा काम करें तो आप लोगों को ये सब कुछ देखना होगा कि अवकाश के लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, और केवल कंडीशन पूरा होने से ही छुट्टी नहीं मिल जाती। जो आपका उच्चस्थ अधिकारी है, जिसके नीचे आप काम कर रहे हैं, जिसके अधीन आप काम कर रहे हैं, वो स्वीकृति दे, तब जाकर के आपका छुट्टी, आपका अवकाश जो है वो स्वीकार्य होगा। याद रखें दोस्तों, ये सारी बातें कही गई हैं नियम 57 से लेकर के 86 तक। मुझे पता है आप सारे लोग शायद एक ही बात कह रहे होंगे कि सर इसका मतलब अध्याय 10 2 भागों में बटा हुआ है। अगर आप ये कमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, अध्याय 10 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से भागों में? अवकाश की शर्तें क्या हैं और अवकाश की स्वीकृति किस प्रकार दी जाएगी। तो जितने भी हमारे साथी सेवा में, राजकीय सेवा में, राजस्थान सरकार की सेवा में आना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि सर्विस के क्या लाभ हैं राजस्थान सरकार में, अगर जानना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है अवकाश। तो अवकाश किस प्रकार से प्राप्त होगा, उसके लिए आपको क्या शर्त पूरी करनी पड़ेगी, और शर्त पूरी करने से ही अधिकार आपका अवकाश अधिकार नहीं है, उसके लिए आपको स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ेगी। बिना स्वीकृति के आप ऑफिस से नहीं जा सकते। आपने कहा कि मुझे मेडिकल अवकाश चाहिए और मेडिकल के लिए आपने आवेदन कर दिया है और आपने ऑफिस में लिखा और चले गए, नहीं, आपको स्वीकृति जरूरी है। इस चैप्टर में ये दोनों बातें डिफाइन की गई है। मुझे लगता है जितने साथी मुझे अभी सुन रहे होंगे सबसे ज्यादा यही कमेंट कर रहे होंगे कि सर फिर अवकाश कौन से हैं, वो कहां बताया गया है। जी हाँ, इसके लिए अलग चैप्टर है। ये अवकाश के प्रकार नहीं है, ये हैं अवकाश की शर्तें और अवकाश की स्वीकृति। तो आइए दोस्तों इस अध्याय में देखिए, ये है चैप्टर नंबर 11 और ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता है। जितने भी विद्यार्थी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करते हैं उनको ये चैप्टर बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जितने भी राजकीय अवकाश हैं उन सब का उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो अवकाशों के प्रकार जो हैं वो बताए गए हैं दोस्तों अध्याय 11 के अंदर। तो मुझे लगता है बड़ी आराम से आप लोग देख पाएंगे कौन कौन से अवकाश है। बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर आप लोग जूनियर अकाउंटेंट की बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बड़ा चैप्टर है।
25 प्रश्नों में से काफी सारे प्रश्न यहां से पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। तो क्या क्या इसमें है, देखिए अवकाशों के प्रकार, उपार्जित अवकाश जिसे कि हम पीएलबी कहते हैं, विश्रामकालीन विभागों के अवकाश जो अध्यापकों के लिए होता है, और अर्धवेतन या रूपांतरण अवकाश, अदेय अवकाश, असाधारण अवकाश, विशेष असमर्थता अवकाश, प्रसूति अवकाश और पितृत्व अवकाश, चिकित्सालय अवकाश, अध्ययन अवकाश, परिवीक्षा काल में अवकाश, शिक्षार्थियों का अवकाश, अंशकालीन सेवा में अवकाश। दुनिया भर के अवकाशों का वर्णन है। ये किस प्रकार का अवकाश है, अधिकतम कितना मिलेगा, न्यूनतम कितना मिलेगा, एक बार में कितना मिल सकता है, इसके लिए टर्म एंड कंडीशन क्या है, इसकी स्वीकृति कौन करेगा, इसको बीच में किस प्रकार से तोड़ा जा सकता है, जो भी शर्तें हैं वो हम अध्याय 10 में देख चुके हैं। लेकिन अवकाश कौन कौन से हैं, कब लिए जा सकते हैं, कितने लिए जा सकते हैं, ये सारा आपको अध्याय 11 में मिलेगा दोस्तों। और ये बहुत बड़ा अध्याय है, देखिए 87 से लेकर के 126 तक। फिर आ जाते हैं दोस्तों, ये केवल एक इंट्रोडक्शन है। आप सोच रहे होंगे कि बहुत जल्दी जल्दी हम लोग चल रहे हैं। आरएसआर बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। हम केवल इतना चाहते हैं कि आपको ये बताया जा सके कि इसको किस प्रकार से पढ़ना है। आप इसके अलावा इससे कोई भी उम्मीद हमसे ना करें कि भैया इसमें से हमें क्या प्रश्न आ सकते हैं, वो नहीं। पहले आप इस पूरी क्लास का सार समझ लीजिए दोस्तों, आप में एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और आप देखिएगा इसके बाद में जब आप तैयारी करेंगे तो आपको बहुत आत्मविश्वास मिलेगा। ऐसा ही एक बिंदु है दोस्तों, अध्याय 13, और इसको नाम दिया गया है वैदेशिक सेवा, और ये एक छोटा अध्याय है। ये नियम 141 से 156 तक ही है। अब दोस्तों, वैदेशिक सेवा किसे कहा गया है, ये जानने की बहुत आवश्यकता है। हम में से बहुत सारे लोग ये समझ सकते हैं कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार को छोड़ करके कोई विदेश में अगर नौकरी कर रहा है तो वो वैदेशिक सेवा है। ये गलत है। यहां वैदेशिक सेवा का मतलब वो नहीं है दोस्तों। यहां वैदेशिक सेवा का मतलब यह है कि अगर राजस्थान सरकार की संचित निधि से आपका वेतन नहीं बन रहा है तो फिर आप वैदेशिक सेवा में। उदाहरण के लिए, आप राजस्थान सरकार के किसी बोर्ड में काम कर रहे हैं, उदाहरण के लिए राजस्थान सरकार के किसी निगम में काम कर रहे हैं, उदाहरण के लिए राजस्थान सरकार के किसी सार्वजनिक उद्योग में आप काम कर रहे हैं, किसी सार्वजनिक उपक्रम में आप काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप वैदेशिक सेवा में। ऐसे कर्मचारियों को कैसे ट्रीट किया जाएगा, ऐसे कर्मचारियों के वेतन में से विभिन्न प्रकार की कटौती कैसे होगी, ऐसा कर्मचारी यदि राज्य सरकार के अधीन था और बाद में वैदेशिक सेवा में चला गया तो कैसे उसका समायोजन होगा, ये सारी बातें इस अध्याय में बताई गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों। नाम है वैदेशिक सेवा, चैप्टर नंबर है 13, और वैदेशिक सेवा का मतलब क्या है दोस्तों वो मैं बता देता हूं। वैदेशिक सेवा का मतलब क्या है दोस्तों, ऐसा कर्मचारी जो राजस्थान सरकार की संचित निधि, राजस्थान सरकार की संचित निधि से वेतन प्राप्त नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा कर्मचारी अन्य निधि यानी कि फंड, अन्य निधि अथवा नियोजक द्वारा वेतन भत्ते प्राप्त करता है।
तो दोस्तों ये है वैदेशिक सेवा आर्टिकल 141 से 156 तक ऐसे कर्मचारियों की चर्चा की गई है जो किसी बोर्ड में, निगम में या फिर राजस्थान सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में काम करते हैं, या जो पहले राज्य सरकार के अधीन काम करते थे, जिनका वेतन संचित निधि से बनता था और उनको डेपुटेट या स्थानांतरित कर दिया है ऐसे क्षेत्र में जो कि वैदेशिक सेवा है, जिनका वेतन राज्य की संचित निधि से नहीं बनता है। तो क्या प्रावधान उनके लिए होंगे, वो सारे के सारे बताए गए हैं दोस्तों अध्याय 13 में, जिसे वैदेशिक सेवा नाम दिया गया है। तो ये भी बहुत सरल है। चलें अब चलते हैं इस चैप्टर की ओर। बहुत सरल चैप्टर दोस्तों, मुझे लगता है दोस्तों कई सारे चैप्टर आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, और मुझे लगता है आपको याद आएगा एक तो चैप्टर नंबर 2 जिसमें केवल एक ही रूल था और वो था रूल 7। हालांकि वो 712 लेकर के 740 तक था, 40 है। इसी प्रकार से इसे देखिए दोस्तों, स्थानीय निधियों के अधीन सेवा, ये अध्याय 14 है और इसमें भी केवल एक नियम है, नियम 158। स्थानीय निधि का मतलब दोस्तों आप लोग जानते हैं, हमारे जो स्थानीय निकाय हैं, चाहे हम पंचायती राज संस्थाओं की बात करें, चाहे हम नगरीय संस्थाओं की बात करें, उनके कर्मचारियों के लिए जो वेतन है वो स्थानीय निधि से जो बनता है, उन्हीं के लिए शब्द किया गया है स्थानीय निधियों के अधीन सेवा। ये वैदेशिक सेवा से थोड़ा सा अलग है दोस्तों। ये देखिएगा दोस्तों, इस अध्याय में स्थानीय निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के संबंध में प्रावधान है। तो बहुत छोटा चैप्टर है दोस्तों। हम देख सकते हैं जितने भी हमारे स्थानीय निकाय हैं उनके कर्मचारी जो हैं, जैसे पंचायती राज संस्थाएं और नगरीय निकाय, उनके संबंध में यह अध्याय काम करता है दोस्तों। पंचायती राज संस्थाएं तथा नगरीय निकाय। तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर दोस्तों। तो मुझे लगता है आपको ये जरूर पता लग रहा है कि आरएसआर उतना कठिन नहीं है, आरएसआर स्पेसिफिक भी नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत स्पेसिफिक है, बहुत इसमें शब्दावली कठिन है, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं उसी शब्दावली में आरएसआर को लिखा गया है। हाँ, इसमें जितने करेक्शंस हुए हैं वो आप कोई भी बुक खरीदेंगे, हर करेक्शन को नीचे डिफाइन किया हुआ है कि भैया फला फला तारीख का ये आदेश आया, उसमें चेंज हुआ। लेकिन वो सारे चेंजेस भी याद नहीं करने। अगर उसमें कोई महत्वपूर्ण चेंजेस है जो लेटेस्ट है उसको आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि उसको उस आदेश क्रमांक को भी कुछ एक प्रश्नों में 1-2 प्रश्न ऐसा आएगा जिसमें वो आदेश क्रमांक पूछ लेगा कि फला फला किस आदेश के द्वारा कौन से रूल में क्या चेंज हुआ है। तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है जो चेंजेस है उसके बारे में। बाकी इसकी भाषा बहुत सरल है और आपको पता भी लग रहा है, थोड़ा सा टर्म्स आपको देखनी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, अध्याय 15, और ये चैप्टर है दोस्तों सेवा अभिलेख के बारे में। सेवा अभिलेख जिसे हम सर्विस बुक कहते हैं, सेवा अभिलेख जिसमें आप अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। राजस्थान सरकार में जो भी कर्मचारी आएगा दोस्तों, उसका रिकॉर्ड जो है वो एक बुक में रखा जाएगा जिसे सर्विस बुक या सेवा अभिलेख कहते हैं। इसमें आपसे संबंधित सारी सूचनाएं, आपके स्थानांतरण, आपके प्रमोशन, आपकी वेतन वृद्धि, हर चीज अंकित की जाएगी। आपके परिवार के संबंध में जानकारी, इवन ये जो आपकी 10 अंगुलियां और अंगूठे हैं इनको भी उस पर टिक किया जाएगा, इनके भी निशान लिए जाएंगे। अगर आपके कोई चोट का निशान है वो भी इस पर अंकित होगा। आपके संबंध में सारी जानकारी इसमें होगी।
तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है और ये प्रत्येक कर्मचारी का होना चाहिए। और इस पर किस प्रकार से इसको आपको अपडेट करना है, किस प्रकार से इसमें जानकारी को रखना है, इवन आपकी छुट्टियों का रिकॉर्ड, आपकी जितनी छुट्टियां हैं उनका रिकॉर्ड, कितनी मिली है, कितनी शेष हैं, कितनी आपने प्राप्त की है, कब से कब तक आप छुट्टी पर रहे, इवन आपने अगर मातृत्व अवकाश और पुरुष ने पितृत्व अवकाश लिया है तो उनकी एंट्री भी इसमें की जाएगी। तो मुझे लगता है एक कर्मचारी को अगर जानना है तो उसकी सर्विस बुक उसका सबसे बड़ा गवाह है। ये आपकी सेवानिवृत्ति तक आपके बारे में पूरी जानकारी देगी। इसके बारे में जो आप देखते हैं 159 से लेकर के 164 तक सारी बात कही गई है। और सर्विस बुक जो है दोस्तों कुछ इस प्रकार की होती है और इसमें नाम लिखवाने का सपना लेकर के आप लोग आए हैं दोस्तों। आप लोग अभी तैयारी इसी के लिए कर रहे हैं कि हमारी एक नई सर्विस बुक बने और राजस्थान सरकार में हमारी एंट्री हो। तो दोस्तों इससे संबंधित सारे नियम पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। सेलेक्ट होने के बाद में स्वयं ही इस सर्विस बुक को तैयार करवा लेंगे। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण अध्याय है। एंड देन ये देखिए दोस्तों, शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम 165 से लेकर के 167, केवल 2 महत्वपूर्ण नियम आप लोगों को दिखाई देते हैं दोस्तों। और क्या महत्वपूर्ण बात है इसमें, आरएसआर फर्स्ट में दोस्तों नियम लगभग यही है, 167 ही नियम हैं। और अध्याय 16 जो है इसमें शक्तियों के प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन की बात करता है। दोस्तों हमारे राज्य में सारी कार्यपालिका शक्तियां जो हैं वो राज्यपाल महोदय में निहित हैं। हमारे राज्य का कार्यपालिका प्रधान राज्यपाल है, संविधान की भाषा अगर देखें, लेकिन राज्यपाल सारे कार्य नहीं कर सकता, उसे अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित करनी पड़ेगी। ये शक्तियां अगर विभाग में देखें आरएसआर के संदर्भ में तो ये सारी शक्तियां वित्त विभाग में है और वित्त विभाग इसको अलग अलग अधिकारियों के अंदर प्रत्यायोजित करेगा। किस मामले में किस अधिकारी को क्या पावर दी गई है उसे ही कहते हैं शक्तियों का प्रत्यायोजन। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपके घर में शादी है, आपके घर में एक विवाह का कार्यक्रम है और घर का जो मुखिया है वो सारे काम नहीं कर सकता, जैसे कि हमारे राज्यपाल महोदय, तो वो घर के जो दूसरे सदस्य हैं उनमें अलग अलग कार्यों का डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। इसे कह सकते हैं कि उसने अपने कर्तव्यों का या कार्यों का डिस्ट्रीब्यूशन यानी डेलीगेशन कर दिया है। और यही इस चैप्टर में बताया गया है कि किस अधिकारी को कौन सा कार्य सौंपा गया है। तो दोस्तों ये थे आरएसआर के वो अध्याय जो जूनियर अकाउंटेंट में है। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि ये परीक्षा इतनी जल्दी होने वाली है, उसके लिए आपने तैयारी शुरू कर दी है। और तैयारी में आप लोग इन नियमों को बड़े अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बहुत सारे साथी हो सकता है मुझे करेक्शन करने की कोशिश करेंगे कि सर ये नहीं, ये होना चाहिए, आपने ये नहीं बताया। लेकिन हम केवल एक इंट्रोडक्शन ही लेकर के आए हैं, हम ये पूरा आपको नहीं बता रहे हैं, हम केवल ये बात कर रहे हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या है। तो हो सकता है कुछ जगह आप मुझे करेक्ट करें, कुछ जगह आप मुझे कहें कि आपने बहुत ज़्यादा समराइज कर दिया, इसको और बताना चाहिए था, लेकिन वो हमारा उद्देश्य नहीं था। लेकिन दोस्तों राजस्थान सर्विस रूल्स के अलावा एक और रूल जो हैं वो आपके सिलेबस में भी रखे गए हैं। क्या है वो रूल, आइए उनको भी जानने की कोशिश करते हैं। ये पूरा तो आरएसआर था दोस्तों। दूसरा जो है वो देखिए, राजस्थान सिविल सेवा कार्य ग्रहण काल जो ज्वाइनिंग टाइमिंग को लेकर के हैं नियम, ये 1981 इनका निर्माण भी किया गया है। एक कर्मचारी का जब स्थानांतरण होता है या जब वो नवीन ज्वाइनिंग करता है तो किस प्रकार से उसको कार्य ग्रहण के लिए कितना समय मिलेगा, कार्य ग्रहण करने के लिए उसको कितने दिन का अवकाश मिलेगा, कार्य ग्रहण करने पर कितनी दूरियों के लिए क्या नियम है, इससे संबंधित जितने भी प्रावधान है दोस्तों वो सभी के सभी एक अलग रूल्स में हैं, जिसे कहते हैं राजस्थान सिविल सेवा नियम 1951। तो दोस्तों सिलेबस में एक तो है आरएसआर, सिलेबस में वॉल्यूम फर्स्ट की ही चर्चा की गई है और ये है दोस्तों 1951 का। और दूसरा है दोस्तों राजस्थान सिविल सेवा कार्य ग्रहण काल नियम 1981। ये है दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट के सेकंड पेपर में 25 प्रश्नों वाले आरएसआर का एक संक्षिप्त सा रिव्यू। मुझे तो उम्मीद है कि आपको बहुत आसान लग रहा होगा। शायद आप मेरी इस रिव्यू के बाद में अब आरएसआर को पढ़ने के लिए बेताब होंगे,
और बड़ा आसान है। आपको पता है कि दूसरे अध्याय जो हैं उसमें बहुत सारी परिभाषाएं दे रखी हैं। तीसरे अध्याय में एक कर्मचारी के लिए टर्म एंड कंडीशंस क्या हैं वो बता रखा है। अध्याय 10 और 11 जो हैं वो आप लोग जानते हैं कि अवकाश से संबंधित हैं। इसी प्रकार से आप जानते हैं जो 13 नंबर पे चैप्टर हैं वो बताता है वैदेशिक सेवा। वैदेशिक सेवा आप जानते हैं क्या है, विदेश जाना नहीं है, जिसका वेतन संचित निधि से नहीं बन रहा वो वैदेशिक सेवा। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि जो अध्याय 14 है वो स्थानीय निधि की सेवाओं से, यानी नगर पालिकाओं और पंचायती राज की बात कर सकते हैं। और जो आप देखते हैं दोस्तों, इसके बाद में अध्याय 15 जो है वो संबंधित है आपकी सर्विस बुक से, और अध्याय 16 संबंधित है शक्तियों के प्रत्यायोजन से। ये आरएसआर है, टिप्स पर इसको रखा जा सकता है अगर आप में जोश, जुनून और कुछ करने की इच्छा शक्ति है तो। और उसके अलावा एक पूरा छोटा सा एक्ट, या माफ करें मैंने एक्ट शब्द बोला है, गलत है एक्ट, एक छोटा सा नियमावली, राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम, जो कि दोस्तों है 1981 का। तो कैसा आपको ये सेशन लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और कैसी आपकी तैयारी होने वाली है, कहां तक आपको लगता है कि आप सफल होने वाले हैं, और कुछ भी गलतियां अगर हो तो हमें माफ करें। हम ऐसा ही एक और भाग जीएफएनडीआर के लिए और सेकंड पेपर के जुड़े हुए हर पार्ट पर लेकर आने वाले हैं। उम्मीद करते हैं बेसब्री से आप इंतजार करेंगे और आज के इस रिव्यू का आपको फायदा मिला होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।